देखिए, मैं जो पिछले 9 साल, लगभग 9 साल हो गए यूपीए 1 और यूपीए 2 के, और अब चुनाव का वर्ष है और चुनाव आने वाला है। और इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का भानुमति का पिटारा और नाकामियों का नगाड़ा बजाते हुए चुनाव के मैदान में जाना चाहती है। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर कहने के लिए कुछ है तो केवल नाकामियाँ और भ्रष्टाचार। इसीलिए कभी कभी मैं कहता हूँ कि कोयले की कालिख, महंगाई की माला और घोटालों के घुंघरू पहन के कांग्रेस पार्टी चुनाव के मैदान में फिर से एक बार जनादेश लेने की बात कर रही है। आज जो देश में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से एक के बाद एक देश के सामने सच्चाई सामने आ रही है, उन सच्चाइयों को कांग्रेस पार्टी केवल कुछ चंपुओं और चाटुकारों की चुनावी चौपाल पर बैठ करके उसका समाधान करना चाहती है और लोगों को गुमराह करना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होगा, और घोटालों का घंटाघर लेकर के ये चुनाव के मैदान में कांग्रेस जाएगी और लोग जो है इसका सूद ब्याज के साथ हिसाब किताब करेंगे। सर, नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी अब इट्स हाई टाइम बीजेपी को डिक्लेयर कर दे एज प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, क्योंकि इलेक्शन का वक्त है, फाइट भी करना है और कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे। देखिए, मैं मानता हूँ कि गठबंधन बनाना मुश्किल काम है, तोड़ना आसान काम है। हम तोड़ने पर विश्वास नहीं करते, जोड़ने पर विश्वास करते हैं। गठबंधन हमारा मजबूत भी रहेगा और गठबंधन हमारा बढ़ेगा भी, गठबंधन और एनडीए का परिवार बढ़ेगा भी। इसमें कहीं किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, प्रधानमंत्री चुनाव में किसके नेतृत्व में चुनाव के मैदान में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी जाएगी, उपयुक्त समय पर भारतीय जनता पार्टी उसकी घोषणा कर देगी। इसमें कहीं किसी तरह का ना तो सहयोगियों में कन्फ्यूज़न है और ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर। सर, कुंभ मेले में एक बड़ी बैठक होने वाली है, अहम बैठक है। बीएसपी, आरएसएस और बीजेपी के भी लोग होंगे वहाँ पे। जेडीयू की तरफ से शिवानंद तिवारी का ये कहना है कि सिर्फ साधु संत प्रधानमंत्री तय नहीं कर सकते। देखिए, ये तो अजीब सा बयान है। साधु संत नहीं तय करेंगे तो क्या हाफिज सईद तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो? सवाल ये पैदा होता है, कुछ लोग सेकुलरिज्म के एक तरह से स्यूडो सेकुलरिज्म के बहाव में इतना बह जाते हैं कि उन्हें ये नहीं समझ में आता कि राष्ट्रवाद क्या है और सांप्रदायिकता क्या है और सेकुलरिज्म क्या है। हमारे देश की संस्कृति रही है कि साधु संत सूफी इनकी आशीर्वाद लेकर राज भी चलता रहा है, काज भी चलता रहा है, राजनीति भी करने वाले लोग आशीर्वाद लेते रहे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम जो है वो हाफिज सईद जैसे आतंकवादी का आशीर्वाद लेकर के देश की सत्ता के सिंहासन पर बैठना पसंद नहीं करेंगे। हम जो है वो साधु संत हैं, सूफी हैं, इस तरह के जो धार्मिक लोग हैं उनका आशीर्वाद अगर मिलता है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। इसलिए अगर ये लोग कहें कि साहब साधु संतों से आशीर्वाद लेकर के कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो क्या ये आतंकवादी हाफिज सईद आतंकवाद आशीर्वाद देगा? जेडीयू के शिवराज सिंह को डिसोन कर दिया गया जेडीयू से उनके कमेंट्स के बाद नरेंद्र मोदी के ऊपर, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या जेडीयू के शिवराज सिंह थे जिन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी सेक्युलर हैं, उसके बाद शरद यादव कहते कि वो जेडीयू के मेंबर नहीं है, बेसिकली जेडीयू डिस्टेंस कर रहे हैं। उस पर कोई ज़्यादा सर, कीर्ति आजाद साहब ने कहा है कि मोदी के नाम पर अगर चुनाव की बात होती है और मोदी के नाम पर जो है गठबंधन अगर टूटता है बीजेपी से और जेडीयू से तो वो टूटे, उनको नहीं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि गठबंधन बनाना मुश्किल काम है, तोड़ना आसान काम है। और हम तोड़ने पर विश्वास नहीं करते, जोड़ने पर विश्वास करते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि हमारा गठबंधन मजबूत भी रहेगा, एकजुट भी रहेगा, और ना मजबूत और एकजुट बल्कि हमारा गठबंधन बढ़ेगा भी। चुनाव आते आते कम से कम 8, 7 और 8 ऐसे पार्टियां हैं जो कि एनडीए में साथ आएंगी। सर, एमजी बैद मुरली मनोहर जी का बयान आया है कि एमजी बैद साहब ने लालकृष्ण आडवाणी को अपॉइंट नहीं किया था तो उनके रिटायरमेंट की बात भी वो ना करें। एमजी बैद साहब ने पहले कहा था कि लालकृष्ण आडवाणी जी के ऊपर डिपेंड करता है कि देखा नहीं, मैं देखा नहीं। सर, आपके लालकृष्ण आडवाणी जी के रिटायरमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये सब पार्टी जो है वो उपयुक्त समय पे, पहली बात तो हमें आडवाणी जी हमारे लीडर हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की चर्चा बेमानी है।
सर राजनाथ सिंह जी ने जब से कमान फिर से संभाला है, तो फर्स्ट इट वाज कि उन्होंने वसुंधरा राजे जी को राजस्थान इंचार्ज बना दिया बीजेपी चीफ के। तो क्या ये पहला कदम है बीजेपी का एक रीऑर्गेनाइजेशन? नहीं, सभी स्टेट्स में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें परिवर्तन भी हो रहे हैं, नए प्रेसिडेंट्स भी बन रहे हैं। उसी के क्रम में ये हुआ है। निश्चित तौर से वसुंधरा राजे सिंधिया जी राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर हैं, बहुत ही बड़ी मास लीडर हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में भी वहाँ पर हर गांव में, गांव गली चौराहों खेत खलिहानों तक जो है वो विकास की रोशनी पहुँचाई है। इसलिए उनको एक जिम्मेदारी चुनाव के वर्ष में दी गई है। मुझे लगता है कि वो फिर से एक बार हम राजस्थान में सरकार बनाएंगे। नकवी सर, ये थोड़ा लेट अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है क्योंकि बहुत इनफाइटिंग थी राजस्थान यूनिट में बीजेपी वर्सेस नहीं, लेट अंडरस्टैंडिंग का सवाल नहीं ना भैया। अभी तो कई स्टेट्स में ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस के प्रोसेस और प्रक्रिया चल रही है। उसी प्रक्रिया और प्रोसेस का हिस्सा है। सर एक सवाल है। मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव है कि जो डीएम और एसपी होते हैं वो नेताओं के सामने कीड़े मकोड़े की तरह। नहीं, मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी का अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और ब्यूरोक्रेसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर उन्होंने नाकारापन किया है, गलती की है, तो उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल हो, लेकिन इस तरह की भाषा ना हो तो अच्छा है।